तो हम लोगों ने जो पिछले लेक्चर में पढ़ा था वो ये कि फोर्स की अगर बात करें तो फोर्स की बात करने से पहले हम लोग अगर न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन जान लें तो सारी बातें हमारी क्लियर हो जाएगी। तो न्यूटन ने क्या सोचा, सर आइजैक न्यूटन ने मोशन का पहला एक लॉ दिया, लेकिन मैंने क्या कहा कि ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या है हमारा सेकंड लॉ ऑफ मोशन। इसको समझने से पहले उन्होंने क्या सोचा कि बॉडी जब चलता है तो उसकी कुछ स्पीड होती है, किसी के रिस्पेक्ट में जब वो मूव करता है तो उसकी कुछ स्पीड होती है, उसका कुछ डायरेक्शन होता है। ठीक है, जैसे 2 मीटर पर सेकंड में जा रहा है तो हर एक सेकंड में कितना जा रहा है बॉडी, 2 मीटर एक डायरेक्शन में जा रहा है ईस्ट की तरफ। तो ये 2 मीटर पर सेकंड में उसका चलना और एक डायरेक्शन में चलना, इन दोनों को या किसी एक को चेंज करने के लिए आपको बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, हम कौन से एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं, नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा था कि जैसे आप अपने घर में बैठे हुए हैं तो आप कहिएगा अर्थ तो फोर्स लगाता है लेकिन आप मूव नहीं कर रहे हैं, मतलब रेस्ट से मोशन में नहीं आ रहे हैं, आपकी स्पीड जीरो से नहीं बढ़ रही है। इसका ये मतलब है कि जितना फोर्स अर्थ आपको सेंटर की तरफ लगाता है उतना ही फोर्स सरफेस आप पर ऊपर की तरफ लगा देता है, जिससे नेट फोर्स जीरो हो जाता है। मेरी बात समझ आ रही है? तो नेट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाए किसी बॉडी पर तो उस डायरेक्शन में बॉडी के स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगा। तो बॉडी के स्पीड में चेंज उस डायरेक्शन में लाने के लिए उस डायरेक्शन में क्या लगाना पड़ेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। दैट इज बॉडी मूव तो कर सकता है, बॉडी चल तो सकता है, लेकिन उसके स्पीड में बदलाव लाने के लिए नेट एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। एक एग्जांपल देता हूं मैं, जैसे आप गाड़ी लेके चलते हैं, किसी पाथ में आप गाड़ी लेके जा रहे हैं, गाड़ी का पेट्रोल तो खर्च हो रहा है, लेकिन गाड़ी की जो स्पीड है आपका देखिएगा स्पीडोमीटर में वो 40 किलोमीटर पर आवर दिखाता है और वो चेंज नहीं होता है। क्या इसका ये मतलब है कि पेट्रोल खर्च नहीं हो रहा है? नहीं, इसका मतलब ये है कि जितना फोर्स आप लगाते हैं मशीन के द्वारा उतना ही फोर्स फ्रिक्शन भी लगाता है, जिससे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जा रहा है, जीरो। मेरी बात समझ आ रही है? और जब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो होगा तो क्या नहीं होगा, डायरेक्शन और स्पीड चेंज नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है? तो हमने जाना था, उसको जानने के लिए हम लोग क्या लिया था, लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज लीनियर मोमेंटम? द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है कि मानते हैं कि आप डेल टी टाइम में, मतलब टी टाइम में, आप डेल टी ज्यादा दिमाग में खर्चिए, डेल टी टाइम में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, डेल एक्स। डिस्प्लेसमेंट का मतलब आप 1 मीटर में उसके बाद 10 मीटर में पहुंचे तो कितना मीटर डिस्प्लेसमेंट हुआ, 9 मीटर। मेरी बात समझ आ रही है? उसी तरह टाइम 1 सेकंड से शुरू किए 10 सेकंड में खत्म, कितना टाइम लगा, 10 सेकंड, तो 9 सेकंड। 9 सेकंड में 9 मीटर, तो 1 सेकंड में 1 मीटर। ये आपकी क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई किसी एक डायरेक्शन में। तो डेल टी में डेल एक्स, तो 1 में कितना होगा, डेल एक्स बटे डेल टी, इसी को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। द डिस्प्लेसमेंट, ये क्या हमारा पोजीशन का चेंज को क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट। द डिफरेंस इन पोजीशन इज कॉल्ड, the difference of initial position and final position is called displacement. displacement क्या है कि आप शुरू और आखिर वाला देखना है, डायरेक्ट मिला देना है, वो जो आपका होगा वैल्यू लेंथ का उसको डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, और जो पाथ का लेंथ होगा उसको डिस्टेंस कवर्ड कहेंगे। शायद आपने पढ़ा होगा क्लास 7 में। तो यूनिट टाइम इंटरवल में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। और वेलोसिटी को जब मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको क्या बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम। तो आपको याद रखना है एक बहुत इंपॉर्टेंट फिजिकल क्वांटिटी, एक तो वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी का क्या फार्मूला हो गया, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम टेकन। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट है मीटर पर सेकंड, ऐसा यूनिट। उसके बाद आता है लीनियर मोमेंटम, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मास का किलोग्राम, लीनियर मोमेंटम का साइन पूछा जाए तो क्या होगा, किलोग्राम, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड। ठीक, तो जब किसी बॉडी पर हम एक्सटर्नल नॉन जीरो फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो बॉडी का क्या चेंज होगा, वेलोसिटी चेंज होगा। और अभी हम लोग मास को क्या करके अभी मानते हैं कि मास में कोई बदलाव नहीं आएगा, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम होता है। ठीक है, तो वेलोसिटी में बदलाव आएगा, और जब वेलोसिटी में बदलाव आएगा तो लीनियर मोमेंटम में बदलाव आएगा। और न्यूटन ने क्या सोचा, इसके पहले मैंने इसको अच्छे से डिफाइन कर दिया है कि डेल पी और डेल टी किसके बराबर होगा, उसका रेशियो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। तो हमने एक मास लिया, मास क्योंकि बदलेगा नहीं, ये चेंज का निशान है, तो मास बाहर आ जाएगा, तो चेंज इन वेलोसिटी बटे टाइम टेकन। तो डेल टी टाइम में मानते हैं मैं 2 मीटर पर सेकंड में हम चल रहे थे और अभी चल रहे हैं 8 मीटर पर सेकंड में, तो कितना मेरा स्पीड बढ़ा बताइए, 6 मीटर पर सेकंड। और 1 सेकंड में शुरू किए थे और यहाँ पे अभी 3 सेकंड में, तो बताइए कितना सेकंड लगा, 2 सेकंड। 2 सेकंड में कितना बढ़ा, 2 सेकंड में हमारी स्पीड बढ़ गई, 2 से 8 हो गई, तो कितनी हो गई, 6 मीटर पर सेकंड बढ़ गया। तो 1 सेकंड में कितना बढ़ा बताइए,
3 मीटर पर सेकंड। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि हर एक सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ी, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कहेंगे इसको, ठीक है। तो इसको एक्सेलरेशन कहते हैं। अभी याद रखिए आप कि अगर हम पोजीशन का चेंज करेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट, इसको टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। और अगर वेलोसिटी का चेंज करेंगे तो चेंज इन वेलोसिटी होगा, टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। क्या मिलेगा, इसका यूनिट क्या होगा बताइए एक्सेलरेशन का, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और मास का क्या होता है, किलोग्राम। तो बताइए एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स क्या हो गया, मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसी को शॉर्ट में क्या कहते हैं, न्यूटन, कैपिटल एन। फोर्स कैसी क्वांटिटी है पूछा जाए तो वेक्टर क्वांटिटी है, आपको याद रखना है। फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। और फोर्स भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। लेकिन मास कैसी क्वांटिटी है, स्केलर। अभी आप इतना ध्यान में रखें, फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। फोर्स क्या कर सकता है, आप लोग एक्स्ट्रा जो जानते हैं वो शेप चेंज कर सकता है, और ये फोर्स के बारे में कुछ और डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सारी बातें आज फोर्स पे ही होंगी। फोर्स जो लगाते हैं ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम करेंगे। फोर्स हम लोगों ने जस्ट किताब के रिस्पेक्ट में अगर बात करें, फोर्स क्या है बताइए, पुश और पुल। पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स, ठीक है। इसका ऐसा यूनिट क्या है बताइए, न्यूटन। पूरा जब लिखेगा स्मॉल होगा, कैपिटल एन। कैसी क्वांटिटी है ये, वेक्टर। मतलब इसको जब जोड़ेंगे तो इसमें डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगा। एक बात हो गई, और क्या होगा जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं, जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं किसी बॉडी पर तो क्या होता है बताइए। अब आप जानते होंगे कि एक मैंने मान लेते हैं एक ये लिया, देखिए यहाँ पे इसको मैं फोर्स लगा के रखा हूँ, ऐसे यहाँ पे लगाऊंगा तो गिर जाएगा। इसका मतलब मैं जिस बॉडी पर फोर्स लगाता हूँ उस बॉडी के किस पॉइंट पर फोर्स लगाता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। दैट इज एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हो गई कि फोर्स जब भी अप्लाई करेंगे एक्सटर्नल फोर्स किसी बॉडी पर तो क्या इंपॉर्टेंट होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट। याद रखना, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। और फोर्स के बारे में अभी हम लोगों ने जाना, वो क्या कर सकता है, फोर्स वेलोसिटी चेंज करेगा, पहले मोमेंटम चेंज करेगा। क्या चेंज करेगा, मोमेंटम का मतलब भाई मास को हम क्या मानते हैं, वेरी करता है, ऐसा मानते हैं, नहीं करता है। क्या मानते हैं, नहीं करता, मतलब मास कांस्टेंट मानेंगे। मास क्या मानेंगे, कांस्टेंट। क्या चेंज करेंगे, वेलोसिटी को। तो क्या कर सकता है फोर्स, क्या करेगा बताइए, फोर्स कैन चेंज, फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी। कौन से फोर्स की बात हो रही है हमारी, नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात हो रही है, नेट एक्सटर्नल नॉन जीरो फोर्स। फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चेंज होगा तो क्या क्या चेंज हो सकता है बताइए, स्पीड और डायरेक्शन और बोथ। और एक्स्ट्रा जो बात आती है वो क्या आती है बताइए, वो आती है कि शेप चेंज कर सकता है, फोर्स कैन चेंज शेप। मेरी बात समझ आ रही है। तो फोर्स क्या क्या कर सकता है मैंने बता दिया, स्पीड चेंज कर सकता है, चेंज करने में तो स्पीड बढ़ा सकता है, स्पीड घटा सकता है, और डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, या दोनों एक साथ कर सकता है, या शेप को चेंज कर सकता है। ये आपको याद रखना है। और क्या है यहाँ पे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, मैं अगर बात करूं, ये 0 1 2 3 4 5 मानते हैं कि आपका ये पोजीशन है, इसको पोजीशन कहते हैं। रेफरेंस 0 है, रेफरेंस क्या है 0। आप मानते हैं कि 5 में है, अभी कहाँ पे 5 में, या पहले आप मानते हैं 1 में, तो 1 से आप कहाँ गए 5 की तरफ। तो बताइए आपका पोजीशन पहले कितना मीटर है, 1 मीटर, अब कहाँ गए 5 मीटर, तो आपका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ बताइए, 4 मीटर। किधर हुआ, जिधर आप जा रहे हैं उधर डिस्प्लेसमेंट हुआ, रेफरेंस के राइट डायरेक्शन में हुआ, रेफरेंस के, अब ये समझिए ये हमारा रेफरेंस है, तो ये 1 और ये 5 किधर हुआ बताइए, रेफरेंस के राइट डायरेक्शन में। लेकिन अगर हम बात करें 5 से 1 की तरफ आए तो हमारा कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, 5 से 1 हो गया, मतलब -4 हुआ, उल्टा हुआ ना। आप यूं समझ सकते हैं, है तो राइट में अभी भी, दोनों 5 भी राइट में 1 भी राइट में, लेकिन आपका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ,
लेफ्ट डायरेक्शन में। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये चेंज इन पोजीशन है। क्या है ये? जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पोजीशन का डायरेक्शन नहीं है, पोजीशन की तरफ नहीं है, वो किधर है? पोजीशन के चेंज की तरफ है। पोजीशन का जो चेंज है वो हमारा क्या है? डिस्प्लेसमेंट है। मेरी बात समझ आ रही है? तो चेंज इन पोजीशन का जो डायरेक्शन होगा वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा, और डिस्प्लेसमेंट को जब टाइम टेकन से डिवाइड करेंगे तो वेलोसिटी आएगा। तो वेलोसिटी के फॉर्मूले में क्या आता है बताइए? वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट मतलब चेंज इन पोजीशन, सीआईपी मतलब चेंज इन पोजीशन बटे टाइम टेकन। तो जिधर चेंज इन पोजीशन होगा, पोजीशन नहीं, जिधर 5 इधर है, 1 इधर है, लेकिन चेंज इन पोजीशन किधर है? इधर है। तो जिधर पोजीशन का चेंज का डायरेक्शन होगा उधर किसका डायरेक्शन होगा? वेलोसिटी का। ठीक है, जिधर पोजीशन का चेंज का डायरेक्शन होगा उधर ही किसका डायरेक्शन होगा? वेलोसिटी का। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर होगा, तो हम लोग जानते हैं फोर्स का क्या फॉर्मूला है। एक्सटर्नल फोर्स की अगर बात करें, हम क्या बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स क्या है? जैसे ये दो कलम है, ये एक साथ एक ही अगर बॉडी है तो इसके अंदर ये एक दूसरे पर जो फोर्स लगेगा, ये कौन सा फोर्स है? ये इंटरनल फोर्स है। लेकिन अगर ये अलग है, ये अलग है, तो ये फिर एक दूसरे पर एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है। इसका ख्याल रखें कि इंटरनल फोर्स भी वही होगा, एक्सटर्नल फोर्स भी वही होगा। डिपेंड करता है कि पूरे को एक ऑब्जेक्ट मानते हैं या अलग अलग ऑब्जेक्ट्स मान रहे हैं। ठीक है, तो एक्सटर्नल फोर्स का क्या फॉर्मूला है बताइए? चेंज इन मोमेंटम। ये क्या? मोमेंटम नहीं है, मोमेंटम का चेंज है। मोमेंटम में मास इनटू वेलोसिटी है। जब मोमेंटम का चेंज करेंगे, मास को अगर कांस्टेंट मानेंगे तो कौन चेंज होगा? वेलोसिटी। डेल पी बटे डेल टी। इसमें क्या आया हमारा? एम बाहर आ गया था, डेल वी बटे डेल टी। हम तो एम की बात ही नहीं करेंगे, हमें मास में कोई डायरेक्शन नहीं। ऐसा नहीं कि 10 किलोग्राम उत्तर की तरफ आप कुछ खरीदते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो मास को हम डायरेक्शन के फैक्टर में नहीं लेके आएंगे। ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स जो होगा वो क्या होगा? डेल वी बटे डेल टी। बाद में आप जानिएगा, एक हम लोग वेक्टर का निशान भी दे देते हैं, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो वेलोसिटी का चेंज आया फोर्स के फार्मूले में। फोर्स के फार्मूले में वेलोसिटी नहीं है, ये मत ध्यान रखिएगा कि वेलोसिटी जिधर होगा उधर ही फोर्स लगेगा। ठीक, वेलोसिटी का, जैसे मैं इस कलम को ऊपर की तरफ फेंका, तो जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है तो फोर्स किधर लग रहा है बताइए? ये हम लोग सीखेंगे अभी। ठीक है, जैसे ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको टास्क होगा समझने के लिए। जैसे शुरू में जब नीचे से ऊपर की तरफ बॉडी जाती है तो बॉडी की स्पीड पहले नीचे क्या होती है? ज्यादा, बाद में क्या हो जाती है? कम। घटते 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 हाईएस्ट पॉइंट में क्या हो जाती है? 0। ठीक है, तो फोर्स किधर लग रहा है बताइए? नेट नीचे। हम हवा को अभी इग्नोर करके बात कर रहे हैं, तो एक ही फोर्स अर्थ लगा रहा है। तो बॉडी नीचे से किधर जा रही है? ऊपर जा रही है। और जब बॉडी नीचे से ऊपर जाएगी तो क्या होगी? उसकी वेलोसिटी में कमी आएगी। तो वेलोसिटी में कमी आने का मतलब है, शुरू में अगर 20 मीटर पर सेकंड में है और बाद में कितना हो गया हमारा? 15 मीटर पर सेकंड, तो घट गया ना। कितना हो गया? 5 मीटर पर सेकंड घटा। तो ये बाद में 15, पहले 20, तो 15 में 20 गया, कितना होगा? -5। बॉडी किधर जा रही है? ऊपर। तो वेलोसिटी का चेंज निगेटिव आने का मतलब है कि उसका चेंज किधर है? नीचे की तरफ है। अगर मैं बोलूं आप जा रहे हैं उत्तर की तरफ -10 किलोमीटर, एक्चुअली आप किधर जा रहे हैं? दक्षिण की तरफ जा रहे हैं। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर मैं किसी बॉडी को नीचे से ऊपर फेंका और वो 50 मीटर पर सेकंड में चल रहा था, 1 सेकंड के बाद वो 40 मीटर पर सेकंड हो गया, तो 50 से 40 कम हुआ कि ज्यादा हुआ? तो कितना कम हुआ? 10, मतलब -10 हुआ। बाद में 40, पहले 50, 40 -50 -10 हुआ। इसका मतलब वेलोसिटी का चेंज क्या आया? नेगेटिव आया। नेगेटिव का मतलब जिधर जा रहा है उसके ऑपोजिट। और नेट फोर्स लग किधर रहा है? नीचे। तो आपको ख्याल में ये रखना है कि एक्सटर्नल फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। तो जिधर जा रहा है उधर होगा, ऐसा नहीं है। जिधर वेलोसिटी का चेंज होगा, और वेलोसिटी का चेंज अगर पॉजिटिव आए तो उसी डायरेक्शन में है, और वेलोसिटी का चेंज अगर नेगेटिव आए तो जिधर जा रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। मेरी बात समझ आ रही है? तो ऐसे फोर्स जो वेलोसिटी को डिक्रीज कराता है उसके मैग्नीट्यूड को, उसको हम लोग रिटार्डिंग फोर्स कहते हैं। ठीक है, कौन सा फोर्स कहते हैं? और जो बढ़ाता है उसको एक्सेलरेटिंग फोर्स कहते हैं। तो हम क्या बोले? डेल वी जो होगा ना वो बढ़ेगा तो क्या आएगा? पॉजिटिव वी। अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो पॉजिटिव आएगा डेल वी, और अगर वेलोसिटी घटेगा तो डेल वी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। तो फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा ये जरूरी नहीं है, तो मैं लिखा दे रहा हूं। फोर्स का डायरेक्शन जो होगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज direction of force is not in the direction of motion, not in the direction of motion or velocity. किधर होगा? The direction of force is
in the direction of change in velocity, in the direction of change in velocity। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में नहीं है, किसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन, किसके डायरेक्शन में है, वेलोसिटी के चेंज के डायरेक्शन में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं बोलूं वेलोसिटी का किधर डायरेक्शन होगा, पोजीशन का डायरेक्शन नहीं होगा, पोजीशन के चेंज का डायरेक्शन किसका डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं है, किसका डायरेक्शन है, और यही फॉर्मूला हमारा क्या आएगा, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन नहीं होगा, जिधर वेलोसिटी का चेंज होगा उस डायरेक्शन में होगा। ठीक, इतना ख्याल में रखें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा। ठीक है, तो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, वेलोसिटी के चेंज का डायरेक्शन होगा, वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, इतना आप नोट डाउन कर लें। हाँ, क्या होगा कि फोर्स का जो फॉर्मूला है हमारा आया मास इनटू एक्सेलरेशन या मास इनटू डेल वी बटे डेल टी। ये घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स है, ये सब मैं जस्ट इस नौटंकी लगाया हूं, बाद में आपको समझ आएगा कि ये जो डेल वी है, वी अगर बढ़ेगा मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है, स्पीड अगर बढ़ेगा, स्पीड अगर इफ वेलोसिटी इंक्रीज मतलब स्पीड बढ़ रहा है, तो ये क्या इंप्लाई कर रहा है, ध्यान से, इफ अगर आपको पूरा लिख सकते हैं, वेलोसिटी इंक्रीजेस, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग देन डेल वी क्या आएगा, इंप्लाइज डेल वी पॉजिटिव आएगा। डेल वी हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डेल वी पॉजिटिव, टाइम तो कभी घट नहीं सकता, उसका जो डिफरेंस है, जैसे 1 सेकंड के बाद पीछे नहीं जा सकता, टाइम आगे ही जाएगा, उसका डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव आएगा, मास तो पॉजिटिव है ही। तो वी पॉजिटिव, वी अगर बढ़ेगा तो डेल वी पॉजिटिव आएगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या आएगा बताइए, ये भी पॉजिटिव आएगा, और जो फोर्स एक्सटर्नल है वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव होगा। इसका ये मतलब है कि जिस डायरेक्शन में चेंज इन वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, एक्सटर्नल फोर्स होगा। तो याद रहे, इफ वेलोसिटी increases, if velocity increases then the direction of, लिख लीजिए, if velocity increases then the direction of force and direction of motion, that is velocity, will remain same। मेरी बात समझ आ रही है? हाँ, लिख लीजिए, अगर velocity बढ़ेगा, if velocity increases then the direction of force and direction of motion are same। next, अगर velocity घटे तो क्या इंप्लाई करेगा, डेल वी निगेटिव आएगा और एक्सेलरेशन निगेटिव आएगा और एक्सटर्नल फोर्स भी क्या आएगा, निगेटिव। इसका मतलब क्या मैंने कर दिया, एक्सटर्नल फोर्स निगेटिव आएगा, ये ठीक है। अब क्या है, मैं क्या कह रहा था, चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी घट रहा है, इसका मतलब है, मैंने अभी बताया कि एग्जांपल दिया, ये तो बात समझ आ रही होगी। यहाँ तो मैंने एक प्रैक्टिकल केस बताया, पता नहीं कुछ गलत बोल दिया तो उसको रेक्टिफाई कर लीजिएगा। मैं अभी फिर कह रहा हूँ उसको कि वेलोसिटी बढ़ने का मतलब वेलोसिटी का जो चेंज है वो पॉजिटिव आएगा। तो वेलोसिटी का चेंज पॉजिटिव का मतलब ये है कि जिधर वेलोसिटी है उधर ही एक्सटर्नल फोर्स है। और यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी घटने का मतलब, मैंने एक एग्जांपल दिया ना, बॉडी नीचे से ऊपर की तरफ फेंका तो फोर्स नीचे लग रहा है, बॉडी ऊपर जा रहा है, तो वेलोसिटी का चेंज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो फोर्स नीचे जा किधर रहा है, ऊपर, बट चेंज इन वेलोसिटी नीचे। चेंज इन वेलोसिटी आपको दिखेगा नहीं, चेंज इन वेलोसिटी इस तरह से सोचना पड़ेगा कि बॉडी जा रहा है जिस डायरेक्शन में, और अगर उसकी स्पीड में क्या हो, डिक्रीमेंट हो, घटे, तो समझ जाइए उसका जो चेंज है उल्टी तरफ है। मेरी बात समझ आ रही है? आपका चेंज क्या हो गया, उल्टे। जैसे आपको बोला जाए आप बहुत बड़े कंपनी में काम कर रहे हैं और आप 50 लाख रुपए कमा रहे थे पर ईयर, लेकिन अगले साल आपका 40 लाख हो गया, तो आपका घटा कि बढ़ा? बोला जाए बढ़ा, तो बोलना पड़ेगा -10 लाख बढ़ा। तो उसी तरह से जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हैं, अगर स्पीड उसका घटता है तो स्पीड का जो चेंज है उसका उल्टे डायरेक्शन में आएगा, अगर आप निगेटिव नहीं लगाते हैं तो। मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगा, आपको लिखना है, फिर लिख लीजिए, वेलोसिटी इंक्रीजेस देन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज सेम। वेलोसिटी की मतलब मोशन की बात हो रही है, ठीक है। इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस देन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स इज ऑपोजिट। मेरी बात समझ आ रही है? तो जिधर जाएंगे आप उधर ही फोर्स होगा, ये जरूरी नहीं है। किधर फोर्स होगा? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज होगा। किधर होगा वेलोसिटी का चेंज? आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर वेलोसिटी बढ़ेगा तो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज होगा, और आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं उसके ऑपोजिट, अगर घट रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज होगा। मेरी बात समझ आ रही है? फिर मैं कह रहा हूं कि वेलोसिटी जिस डायरेक्शन में होगा, जिस डायरेक्शन में आपका मोशन होगा, उसी डायरेक्शन में फोर्स होगा, ये जरूरी नहीं है। किस डायरेक्शन में फोर्स होगा? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज होगा। और आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज है, और आप जिधर जा रहे हैं वेलोसिटी घट रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी का चेंज है। मेरी बात समझ आ रही है?
ये इतनी सारी चीजें नोट करें आप। तो फोर्स में और तो शायद कुछ बात नहीं नजर आ रही है, आएगी तो मैं तो बताते जाऊंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, इतना नोट करें। क्या ना, एक मैंने बीच में एक लेक्चर भी रिकॉर्ड किया था, आप देख सकते हैं कांटेक्ट फोर्स के बारे में। फोर्स की बहुत सारी किस्में, कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, इस तरह से डिफाइन किया गया। लेकिन हम न्यूटन का जो कि सेकंड लॉ मैंने बता दिया है, तो फर्स्ट लॉ और थर्ड लॉ बता दें, फिर आपको ज्यादा समझ आएगा। ठीक है, तो हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की अगर बात करें, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, तो मैं फिर बता दूं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन किसके बारे, फोर्स का फार्मूला लेके आता है। बट शुरू में क्या फार्मूला है, बराबर डेल पी बटे डेल टी। पी क्या, मोमेंटम, मोमेंटम का चेंज मतलब वेलोसिटी का चेंज होता है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, यहीं से आया, क्या कहता है कि फोर्स का जो फार्मूला है वो क्या है हमारा, डेल पी बटे डेल टी, फिर मास बाहर आ जाएगा डेल वी बटे डेल टी। तो अगर हम ऐसा करें, जो एक्सटर्नल फोर्स है हमारा, ये एक्सटर्नल फोर्स एफ एक्सटर्नल, ये क्या करते हैं जीरो, तो बताइए क्या हो जाएगा, डेल वी बटे डेल टी, मास मल्टीप्लाइड है इधर डिवाइड हो जाएगा, जीरो बटे मास क्या होगा, जीरो हो जाएगा, तो हो जाएगा हमारा डेल वी बराबर ये जीरो हो गया, इंटू ये डेल टी चला जाएगा, टाइम टेकन ये भी जीरो हो जाएगा, डेल वी बराबर क्या हो गया, जीरो। ये बहुत चिंता करने की जरूरत है, इससे पहले मैंने बता दिया था। वेल डेल वी मतलब क्या, डेल मतलब चेंज, मतलब फाइनल माइनस इनिशियल बराबर क्या होगा, जीरो। तो वेलोसिटी फाइनल बराबर क्या होगा, वेलोसिटी इनिशियल। वेलोसिटी का मतलब स्पीड भी की बात हो रही है और स्पीड और डायरेक्शन दोनों की बात हो रही है। तो ये क्या कहा, ये कहा। अब इसको समझने के लिए हम लोग एग्जांपल्स लेंगे कुछ, ठीक है। तो ये वेलोसिटी, अब क्या इसका डेफिनेशन हो गया, विदाउट एक्सटर्नल फोर्स अगर जीरो हो जाए तो वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा, दैट इज without any external force, without net external force we cannot change the velocity। हाँ, फोर्सेस हो सकते हैं, मैं नेट एक्सटर्नल फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो क्या डेफिनेशन हो गया बताइए, अ बॉडी, ऐसा मिलेगा आपको, अ बॉडी, अ पार्टिकल कांट चेंज इट्स वेलोसिटी इफ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। तो कब चेंज कर पाएगा, जब उस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो नहीं होगा। मेरी बात समझ आ रही है। तो नेट एक्सटर्नल फोर्स जब तक जीरो रहेगा तब तक बॉडी अपने वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकता है। स्टेट ऑफ मोशन बोलते हैं इसको। वेलोसिटी की बात करें तो स्टेट ऑफ मोशन, मतलब बॉडी कैन नॉट चेंज इट्स, ये भी लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं, अ बॉडी कांट चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन until and unless net external non-zero force is applied on it। ठीक है, अब आगे का हमने देखिए, फिर लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता, वेलोसिटी चेंज नहीं कर सकता, स्पीड भी चेंज नहीं कर सकता और डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकता। मेरी बात समझ आ रही है। तो ये जो है ना, इसको हम कहते हैं, ये जो अपने आप चेंज नहीं कर सकता है, अपने आप चेंज नहीं करने की जो एक एबिलिटी है, ठीक है ना, तो उस एबिलिटी को, वैसे इनएबिलिटी मतलब रेसिस्टेंस है, एक रुकावट है, किसमें, मोशन के स्टेट को कौन डिफाइन करता है, उसकी स्पीड और उसका डायरेक्शन। उसको चेंज करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, नेट एक्सटर्नल फोर्स। तो स्टेट ऑफ मोशन क्या है, तो इस स्टेट ऑफ मोशन को बदलाव लाने में जो बाधा डालने वाली जो प्रॉपर्टी है उसका नाम है इनर्शिया। क्या नाम है उसका, यहीं से बात आती है इनर्शिया। कितना कॉपी कर लें, अगर इनर्शिया एक वर्ड लेके आए तो रेसिस्टेंस to change the state of motion, ठीक है। या आप कह सकते हैं कि a body can't change, ये भी लिख सकते हैं, मैं लिखा रहा हूँ, a body can't change its state of motion until and unless net external non-zero force is applied on it। The property by which it does not change state of motion without external non-zero force is called inertia, is called inertia। या ये लिख सकते हैं आप। इनर्शिया किसका ज्यादा होगा बताइए, एक कार रुका हुआ है और एक ट्रेन रुका हुआ है, तो कार को उतना फोर्स लगा दें जितना फोर्स से वो चलना शुरू हो जाएगा, ट्रेन चलना शुरू करेगा। तो ट्रेन को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, मतलब जीरो से उसकी स्पीड को बढ़ाने के लिए ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा,
किसके कंपैरिजन, मेरे पास कार है और एक साइकिल है, तो साइकिल को ठेलेंगे तो आगे बढ़ जाएगा उतने फोर्स से, बट उतने कम फोर्स से शायद हमारा कार न रेस्ट से मोशन में। रेस्ट मोशन का मतलब उसकी स्पीड बढ़ी, तो इसकी स्पीड को चेंज करने के लिए हमको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। कौन सा वाला? कार में। किसके कंपैरिजन में? साइकिल के कंपैरिजन में। इसका मतलब है कि किसका ज़्यादा एनर्जी, किसकी ज़्यादा एबिलिटी है उसी स्टेट में रहने की। स्टेट मतलब बिहार और बंगाल नहीं, मतलब स्टेट ऑफ मोशन, स्पीड की बात हो रही है और डायरेक्शन की बात हो रही है, तो उसी स्टेट में रहने की। तो इसका मतलब मास इसका फैक्टर है, इसको बोलेंगे मोर मास, ज़्यादा मास होगा, मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। ठीक है, तो अगर बोला जाए व्हाट इज मास, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मास का ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा मास किलोग्राम। लिख लीजिए, मास एक स्केलर क्वांटिटी, मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम, ये स्केलर क्वांटिटी है। तो इनर्शिया के बारे में बताता है। अगर पूछा जाए व्हाट डज मतलब क्या बताता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, किसके बारे में? इनर्शिया के बारे में। ठीक है, तो इनर्शिया के बारे में कौन सा लॉ बताता है? न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या बताता है? फोर्स के फॉर्मूले को देता है। इतनी सारी बातें जानने के बाद अब क्या क्या चेंज हो सकता है? मैंने बताया एक तो होता है हमारा रेस्ट में बॉडी अगर रहेगा, मतलब उसकी स्पीड जीरो है, तो उसकी स्पीड को जीरो से नॉन जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें फोर्स तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड जब जीरो है तो उसको बढ़ाना तो पड़ेगा ही ना, आगे लेके जाए, पीछे लेके जाए, दाएं लेके जाए, बाएं लेके जाए। तो रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स में क्या हो जाए? जीरो। मतलब ये कि अगर बॉडी यहाँ पे बैठा होगा, ठीक है, हम लोग जाने थे एक बार कि यहाँ पे अर्थ नीचे लगा रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, उसको एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये सरफेस ऊपर की तरफ क्या लगा था? नॉर्मल रिएक्शन। ये दोनों जब तक बराबर होगा इस डायरेक्शन में मान, तो कब तक ये कभी कभी धंस जाता है ना, इसका मतलब ये जो mg है ज्यादा हो जाता है, नॉर्मल कम हो जाता है। तो ये जब तक बराबर है तब तक ये रेस्ट में था, तो रेस्ट में ही रहेगा। मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, मानते हैं कि इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा है। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो गया? हमारा जीरो हो गया, तो बॉडी अपने मोशन को, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं कर सकता है। जिसका ज्यादा मास होगा उसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा एक्सटर्नल, जिसका कम मास होगा उसमें कम फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। अब क्या है कि अब हम लोग ये तो रेस्ट में जब तक रहेगा, तो ये एक बात बताई गई कि कोई बॉडी रेस्ट में तब तक रहेगा जब तक नेट एक्सटर्नल फोर्स हम लोग न लगाएं। तो इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्या बोलते हैं इसको? तो इनर्शिया की तीन किस्में हो गई। रेस्ट में रहेगा तो रेस्ट में रहना चाहेगा इनर्शिया। तो रेसिस्टेंस है, इसकी तीन किस्में, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, मैं इसको डेफिनेशन लिखा रहा हूं, आपको लिखते जाना है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या कहता है कि इफ अ बॉडी is at rest, if a body is at rest, then it cannot change its state of motion without net external unbalanced force or net external non-zero force applied on it. This property is called inertia of rest. आप पॉज कर ले सकते हैं, पॉज करके आप लिख सकते हैं। इनर्शिया ऑफ मोशन क्या कहता है? if a body is in motion and the body has some speed and some direction, then that body cannot change that speed in that direction without net external force, non-zero force applied on it. This property of this is called inertia of motion. ठीक है, in the same way, if a body is moving in some direction with some constant speed that cannot change the direction without net external unbalanced force applied on it. ठीक है, दिस इज कॉल्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। मतलब एक बॉडी अपने डायरेक्शन को खुद अपने आप चेंज नहीं कर सकता बगैर फोर्स का। अब वो अपने मोशन को, मतलब अपने स्पीड को चेंज नहीं कर सकता, इसको इनर्शिया मोशन बोलेंगे। वैसे दोनों एक ही बात है। ठीक है, तो इनर्शिया की तीन किस्में हो गई। ये कहाँ पे एप्लीकेबल है? ये एप्लीकेबल जहाँ करेंगे वहाँ पे उस फ्रेम को, एक बात याद रखना है कि जब कोई फ्रेम जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करें, उसकी वेलोसिटी अगर बढ़ रही है या घट रही है, चेंज हो रही है, उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। और जिसकी चेंज नहीं होती है उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। दो तरह के फ्रेम्स की बात करेंगे हम लोग, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। फ्रेम्स में ये क्या होगा बताइए? इनर्शियल फ्रेम का मतलब जिसके रिस्पेक्ट में हम बात करते हैं, और एक होगा नॉन इनर्शियल। इनर्शियल में क्या होता है बताइए? वेलोसिटी का जो चेंज है, वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है,
वेलोसिटी चेंज होता है, वेलोसिटी चेंजेस। तो वेलोसिटी जिसमें चेंज होगा उस फ्रेम को क्या बोलेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम। जिसका वेलोसिटी कांस्टेंट होगा उसको इनर्शियल फ्रेम कहेंगे, ये समझेंगे बाद में। ये क्या मैं कहना चाह रहा था, आप अगर कार में बैठे, ठीक है, तो कार में जो बैठे आप, तो क्या होता है जब कार में बैठे तो अचानक जैसे चलना शुरू किया तो आप कभी पीछे हो जाते हैं, होते हैं ना। तो जो कार में आप बैठे, ये सारी चीज़ आपको नोट करना है अच्छे से। कार में आप बैठे तो अचानक कार जब चलना शुरू किया तो कार की स्पीड कितनी थी, 0। अब आगे जा रही है, बढ़ रही है कार की स्पीड। जब कार की स्पीड बढ़ रही है तो उसका मैंने क्या बोला, अगर वेलोसिटी बढ़े, 0 से बढ़ेगा मतलब जिधर जाएगा उधर ही जा रहा है। मतलब ये है 0 स्पीड थी, 5 मीटर पर सेकंड हो गई तो स्पीड बढ़ी ना। तो जिस स्पीड बढ़ने का मतलब मैंने क्या बोला कि जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो अब क्या होता है कि आप किधर होना चाहते हैं, आप तो रेस्ट में थे ना, आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कहाँ थे, रेस्ट में। तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आप उसी पोजीशन में होना चाहेंगे जहाँ पे आप हैं, मतलब रेस्ट में थे, रेस्ट में रहना चाहेंगे, इसीलिए आप उसी पोजीशन को रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा, इसीलिए आप कार के साथ चले जाते हैं। लेकिन आपको एक फीलिंग तो आती है ना, तो उसको बोलते हैं जैसे, हाँ वो तो हो गया ग्राउंड फ्रेम में। अगर आप कार के रिस्पेक्ट में बात करें तो कार की स्पीड पहले 0 थी, अब कार की स्पीड बढ़ रही है, तो कार की जो वेलोसिटी है या स्पीड है जिसकी बात कर रहे हैं वो तो चेंज हो रहा है। अगर वो चेंज होगा तो कैसा फ्रेम होगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम में एक लॉ याद रखना है कि जिस डायरेक्शन में फ्रेम पर फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप पर फोर्स लगेगा। एक तो मैंने बता दिया कि ग्राउंड के फ्रेम में आप क्या थे, रुके हुए थे, तो रुके हुए रहना चाहेंगे, जिसकी वजह से आप पीछे ही रहना चाहेंगे जहां थे। लेकिन आप कार के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो कार की स्पीड तो चेंज हो रही है ना, तो जिस डायरेक्शन में चेंज होगी उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको फोर्स लगेगा। तो बताइए, मैंने बोला जिधर स्पीड जिधर जा रहा है उधर ही, जिधर बॉडी जा रहा है और स्पीड बढ़ रहा है तो उसी डायरेक्शन में क्या होगा, फोर्स होगा। तो बताइए उस पर कार पर किधर फोर्स लगा, कार पर फोर्स उसी डायरेक्शन में लगा, लेकिन आप पर फोर्स किधर लगा, पीछे की तरफ। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में आपको याद रख लेना है जिस डायरेक्शन पर फ्रेम में फोर्स लगेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप पर फोर्स लगेगा, बस इतना याद रखना है, ठीक है। जिस डायरेक्शन में किस पर फोर्स लगेगा, फ्रेम पर। अगर फ्रेम कैसा हो, फ्रेम की वेलोसिटी चेंज हो, तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज होगी फ्रेम की उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप पर फोर्स लगेगा। आप हो सके तो आराम से इसको नोट डाउन करें, ठीक है। दूसरी बात क्या हो गई, ये तो इसको बोलते हैं हम लोग बैकवर्ड जर्क। क्या बोलते हैं इसको, बैकवर्ड जर्क। ये कब होता है, जब कार रेस्ट से मोशन में आता है। फिर अब कार चल रही है तो ब्रेक लगा, क्या लगा, ब्रेक। तो जब ब्रेक लगता है तो आप देखते हैं ब्रेक लगने का मतलब स्पीड घट रहा है। मैंने क्या बोला, जिस डायरेक्शन में बॉडी जाता है अगर उसकी स्पीड घटे तो उसका जो वेलोसिटी का चेंज है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो कार जा रही है राइट डायरेक्शन में, लेकिन कार की स्पीड घट रही है ब्रेक लगाने की वजह से, तो उसका जो वेलोसिटी का चेंज है वो किधर है, पीछे है। इसका मतलब फोर्स किधर लग रहा है, नेट वाला पीछे लग रहा है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, आप गाड़ी पे, कार पे आप ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो चल रहे थे ना, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में आपकी कुछ स्पीड थी, तो आप चलते रहना चाहेंगे, जिसकी वजह से कार जो ही ब्रेक लगाता है तो आप आगे बढ़ जाते हैं, मतलब वो चलते रहना चाहते हैं। मैंने एक तो बात बता दिया, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड जर्क। क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड जर्क। नोट डाउन कर सकते हैं इसको। लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम से अगर समझें तो कार जा रही है आगे और कार की स्पीड घट रही है, मतलब कार का जो वेलोसिटी का जो चेंज है वो किधर है, पीछे की तरफ। मतलब फोर्स किधर लग रहा है, कार पर, पीछे की तरफ। कार को अगर फ्रेम माने तो फ्रेम के ऑपोजिट डायरेक्शन पर आप पर फोर्स लगेगा, क्योंकि फ्रेम आप अब कार को मान रहे हैं। कार पर फोर्स किधर लग रहा है, पीछे। क्यों, क्योंकि कार जा रही है आगे लेकिन कार की वेलोसिटी घट रही है। घटने का मतलब जिस डायरेक्शन में जाएगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और चूंकि पीछे फोर्स लग रहा है कार पर तो आप पर फोर्स किधर लगेगा, आगे की तरफ। इसीलिए आपका क्या होता है, फॉरवर्ड जर्क। तो आपको याद रखना है नॉन इनर्शियल फ्रेम जो ही आएगा, जब वेलोसिटी चेंज होगा फ्रेम का तो आप पर फोर्स किधर लगेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फ्रेम पर फोर्स लग रहा है। तीसरी बात आती है जब डायरेक्शन चेंज करता है। कर्व में आप देखे होंगे ना, आप ऐसे हो जाते हैं, आप ऐसे नहीं होते, गाड़ी ऐसे हो जाती है लेकिन आप ऐसे हो जाते हैं, होते हैं ना, मतलब आप बाहर की तरफ निकल जाते हैं। अगर नहीं होता तो आप जाके देख लीजिएगा, खिड़की में बैठिएगा, ऐसे हो जाएगा, गाड़ी ऐसे चलती है तो हर जगह होता है, बाइक पे चलते हैं तो, ठीक है। होता क्या है कि जब कार अपना डायरेक्शन चेंज करता है, सर्कल में चलता है, तो उसका जो फोर्स का डायरेक्शन है आपको भी याद रखना है, मतलब वेलोसिटी का चेंज का डायरेक्शन उसके सेंटर की तरफ होता है। ये आपका है, ये पूरा अगर सर्कल होता है तो ये इसका सेंटर, इधर है इसका डायरेक्शन, फोर्स का डायरेक्शन। तो फोर्स का डायरेक्शन सेंटर की तरफ होता है, सेंट्रली मतलब रेडियली इनवर्ड बोलते हैं इसको। लेकिन आप पर फोर्स इधर लग रहा है, बाहर की तरफ। इसको बोलते हैं आउटवर्ड जर्क। क्या बोलते हैं इसको, आउटवर्ड जर्क। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप उसी डायरेक्शन में रहना चाहते हैं जिस डायरेक्शन में आप हैं। आप यूं समझ सकते हैं कि चूंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है और इसका वेलोसिटी का चेंज का डायरेक्शन किधर है, सेंटर की तरफ है, तो आप पर फोर्स इधर लगा।
ये और भी हो सकता है, जब इसका स्पीड भी बढ़ रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो आपका जो वो मूव करने का डायरेक्शन होगा, जर्क होने का डायरेक्शन होगा, वो अलग होगा। ये समझेंगे, लेकिन आपको याद रखना है ये सारी चीज़ें। इनर्शिया की कितनी किस्में हो गई? 3 किस्में हो गई, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट लॉ भी हो गया। फर्स्ट लॉ किसके बारे में? इनर्शिया के बारे में। जो थर्ड लॉ है वो बताता है किसके बारे में? एक्शन एंड रिएक्शन। तो लिख लीजिए आप नेक्स्ट टॉपिक, उसके बाद और आगे चीजें बात। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन। इक्वल मतलब ए बी पर लगाता है, बी ए पर लगाता है, दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। ए बी पर लगाया, बी ए पर लगाया, कौन पहले लगाया? ऐसा कुछ भी नहीं होता। ए बी पर लगाया तो ही बी, मतलब ए और बी, ए का बी पर लगना, बी का ए पर लगना एक ही इंस्टेंट में होता है। इतनी बात समझ आ रही है? उसके बाद कौन ज्यादा लगाता है? कोई ज्यादा नहीं लगाता। जितना ए बी पर लगाता है उतना बी ए पर लगाता है, वो एक दूसरे के लाइन ज्वाइनिंग में होता है। बहुत सारी बातें हम लोग डिस्कशन करेंगे न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में, फिर प्रेशर के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये अच्छे से नोट डाउन करके आप मुझे दिखाएं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।